ओके, टुडे वी आर गोइंग टू अटेंड ए न्यू टॉपिक। यानी ये जो टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी से ही चल रहा है। बायोडाइवर्सिटी में हम इस जो टॉपिक की बात करेंगे उसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी की जो क्षति होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी बायोडाइवर्सिटी और उसके अंदर होने वाली क्षति, उसी पर हम बात करेंगे। तो देखा जाए तो जैव विविधता की क्षति का मुख्य कारण किसे बताओगे आप? मानवीय क्रियाकलाप ही होते हैं जैव विविधता की क्षति का मुख्य कारण। कौन होते हैं भाई? मानवीय क्रियाकलाप ही। कौन? मानवीय क्रियाकलाप। यानी हम जैव विविधता की क्षति को जैव विविधता की क्षति करने का हमारा मेन काम ही हो गया। इस तरीके से देखा जाए तो भाई ये काम बड़ा खतरनाक हो रहा है अगर देखा जाए तो। रीजन पूछो आप, क्योंकि हमें जैव विविधता बहुत कुछ देती है और हम आए दिन उसको नष्ट करते हुए जा रहे हैं। इतनी त्रासदी आ गई है कि जैव विविधता की बहुत सारी प्रजातियां हमने नष्ट कर दी है, सिर्फ किसके लिए? अति दोहन के कारण। यानी चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकल्प नहीं ढूंढे जा रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट जैव विविधता की क्षति पर उतर के आ जाता है इंसान। और चीज़ों के भी विकल्प होते हैं, ठीक है। और ये जैव विविधता जो है वो सीमित है भाई, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड इसकी बात चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अनलिमिटेड इसकी बात चल रही है, जितना खर्च करेंगे उतना नष्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम आंकड़ा देखें तो यहाँ दे रखा है कि मानव द्वारा प्रशांत उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर आवासीय बस्तियां स्थापित करने से वहां के मूल पक्षियों की 2000 प्रजातियां नष्ट हो गई। आवासीय बस्तियां स्थापित करने के लिए मूल पक्षियों की प्रजातियां नष्ट हो गई भाई। रीजन क्या हुआ? रीजन ये हुआ कि वो लोग जो जहां पर उन्होंने आवासीय बस्तियां बना रहे हैं वहां रहने के लिए वो पेड़ों को काट रहे हैं लगातार। और पेड़ों को काट रहे हैं तो एक तरीके से देखा जाए तो पक्षी का घर होता है पेड़, वो रहेगा कहाँ? तो वहां की मूल प्रजाति या तो छोड़ के चली गई या नष्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, एक IUCN की रेड डाटा बुक के अंदर एक आंकड़ा दे रखा है कि साक्ष्यों के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां नष्ट हो गई, जिसमें 380 कशेरुकी, 359 अकशेरुकी, 87 पादप जातियां कंप्लीटली लुप्त हो गई है भाई। लुप्त का मतलब अब ये कभी भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, वो लुप्त ही हो चुकी हैं। अब इनको अगर आप देखोगे तो या तो पिक्चर में देखो या बुक्स के अंदर देखो, तो अगर देखा जाए तो बड़ी त्रासदी है। आने वाली पीढ़ी को हम क्या दिखाएंगे? त्रासदी है, ठीक है। जैव विविधता की क्षति के ऊपर अगर हम आगे बात करें तो विलुप्त जातियों में जो विलुप्त हो चुकी है, मॉरिशस की डोडो, अफ्रीका की क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसीन, रूस की स्टेलर, समुद्री गाय, बाली, कैस्पियन के बाघ, ये सारी जातियां जो होती हैं वो लगभग क्या कंप्लीटली क्या हो गई हैं? लुप्त हो गई है। यहाँ पे देखा जाए तो पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां लुप्त हो गई है। कितनी? 27 जातियां लुप्त हो गई है। और विश्व की अगर बात करें तो 15,500 से भी अधिक जातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। यानी वो हो जाएंगी अगर हम उनका संरक्षण नहीं करेंगे। तो ये हमारा ही उत्तरदायित्व बनता है कि हम उनको छोटे स्तर पर और फिर बड़े स्तर पर उनका संरक्षण स्टार्ट करें, नहीं तो ये सारी जातियां लुप्त हो जाएगी और इनका इनडायरेक्टली प्रभाव हमारे ऊपर ही पड़ेगा। इनडायरेक्टली अफेक्ट या डायरेक्टली अफेक्ट हमारे ऊपर ही पड़ेगा। अगर पक्षियों की प्रजातियां नष्ट हो रही है, स्तनधारियों की प्रजातियां नष्ट हो रही है, उभयचर की नष्ट हो रही है, आवर्तबीजी पादपों की जातियां नष्ट हो रही है, तो सारा जो सिस्टम होता है इन प्लांट के जरिए, इन एनिमल के जरिए साइक्लिक रूप से चलता रहता है ताकि हमें पोषक तत्व मिलते रहे, उनके पास भी जाते रहें। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल है वही टूट जाएंगे और विभिन्न प्रकार के पोषक स्तरों तक पोषक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, अगर जीवाश्म को देखें तो लुप्त हुई है जातियां। अगर आपको एक सीधे तौर पर एक आकलन करवाया जाए कि आप कह रहे हो कि सर लुप्त हुई, इसका एक सीधे तौर पे आकलन बताओ, तो सीधे तौर पे आप
जीवाश्म में चले जाओ तो डायनासोर जैसी प्रजातियां जीवाश्म में मिली है, ठीक है, और क्योप्टेरिक्स है, डायनासोर है, ये जातियां जीवाश्म के अंदर देखी गई है। तो इसका मतलब थी तो जातियां तो थी ही, लेकिन आज आपको डायनासोर कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा और आने वाली पीढ़ियों को भी डायनासोर देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये जातियां कंप्लीटली लुप्त, कंप्लीटली जो है ये चली गई है, नष्ट हो गई हैं, डिस्ट्रॉयड हो गई हैं। अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर 5 बार जातियों का विलोपन हो चुका है, 5 बार। कितनी बार? 5 बार जातियों का विलोपन हो चुका है। अब ये छठा विलोपन प्रकृति पर अगर ये हो गया तो कुछ नहीं बचेगा भाई, लुप्त हो गई है। 5 बार पृथ्वी की जातियां लुप्त हो चुकी हैं। जैसे डायनासोर लुप्त हो गए, अगली जाति आई वो लुप्त हो गई, ऐसे 5 बार हो चुका है पृथ्वी पर। अगर ये चल रहा है छठा विलोपन, अगर ये लागू हो गया ना तो कुछ नहीं बचेगा। और इसको प्रगति दिलाने का सबसे महत्वपूर्ण जो काम कर रहा है ना, वो मानव ही है। बड़ा नेक काम कर रहा है ना? नेक काम कर रहा है क्या? बहुत खतरनाक काम कर रहा है, उसने वो प्रकृति को नष्ट करने जा रहा है, ठीक है। अगर जैव विविधता की हानि होती है तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है? एक तो प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, पादप उत्पादकता घटती है। अगर पादप उत्पादकता अगर घटती है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। प्रोडक्टिविटी घट गई, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल जो है वो अनियमित हो गए और भोजन के जो विकल्प हैं वो भी खत्म हो गए। एक तरीके से देखा जाए तो हम इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंड हैं, तो प्लांट यदि चले गए तो प्रोडक्टिविटी तो अपने आप बंद हो जाएगी। इसके अलावा ये जो प्लांट हैं ये कई समस्याओं से लड़ते भी हैं, जैसे सूखा, प्रतिरोध। प्रतिरोध कैसे? आप पेड़ लगाते हो तो पेड़ जो है मृदा अपरदन नहीं होने देता है, फिर मृदा कटना स्टार्ट हो जाएगी, मृदा नहीं रुकेगी तो और पेड़ नहीं आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। उसका रीज़न क्या है? ताकि डाइवर्सिटी बनी रहे। आगे देखें, कुछ पारितंत्र की प्रक्रियाओं जैसे पादप उत्पादकता, जल उपयोगी पीड़क और रोग चक्रों की परिवर्तनशीलता बढ़ जाएगी। यानी जो रोग चक्र हैं जो हमारे तक पहुंच नहीं पा रहे ऐसे रोग हैं, क्योंकि उनको बीच में कौन रोक लेता है? ये डाइवर्सिटी रोक रही है, फिर वो डायरेक्ट हमारे पास आ जाएंगे और ऐसी कंडीशन में हम मृत्यु के कगार पर रहेंगे, ठीक है, क्लियर। प्रोडक्टिविटी या जल उपयोग पीड़क तो डायरेक्टली हमारे पास आ जाएंगे और हमारा जो एक तरीके से भक्षण स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन भी बहुत ही डेंजरस है। तो प्रकृति को बचाना चाहिए भाई, प्रकृति बचती रहेगी तो ही सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। जैव विविधता की क्षति के कारण, जैव विविधता की क्षति के अगर कारणों की बात करें तो यहाँ पर कुछ कारण दे रखे हैं जैव विविधता की क्षति के। एक तो आवासीय क्षति या विखंडन। आवासीय क्षति का मतलब क्या होता है कि ओवर पॉपुलेशन इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंडिया और चाइना की। किस किस की? अगर देखा जाए तो आपको एक अंदाजा बताता हूं मैं ओवर पॉपुलेशन का। यहाँ पर 70% पशुधन है, जिनसे निकलने वाले प्रोडक्ट भी 70% है पूरे वर्ल्ड के। यानी 70% प्रोडक्टिविटी है यहाँ पर, लेकिन ये सारी प्रोडक्टिविटी खुद के ही काम आ रही है। 25% हिस्सा देता है भारत जो है, ये विभिन्न फार्मों से जो प्रोडक्ट करता है, मुर्गी पालन से, ठीक है, या फिर डेयरी उद्योग से जो प्रोडक्ट बनाता है, उसका 70% तो पूरे वर्ल्ड का खुद ही बना लेता है और सारा अपने ऊपर खर्च कर लेता है, और 25% हिस्सा ही बाहर देता है। तो देख लो कितनी बड़ी वो है जनसंख्या की कंडीशन। अगर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से होने वाली आवासीय क्षति का सबसे अच्छा उदाहरण है उष्णकटिबंधीय। अच्छा, रहने वाले भी रहेंगे तो शीतोष्ण इलाकों में क्यों रहेंगे? जहाँ ज्यादा सर्दी पड़ रही है वहां नहीं रहेंगे, तो कैसे इलाकों में रहेंगे? उष्णकटिबंधीय। और उष्णकटिबंधीय इलाकों में यदि वो रहते हैं तो वनों से होने वाली आवासीय क्षति का सबसे अच्छा उदाहरण बनता है। एक समय वर्षा वन पृथ्वी के 14% भाग पे थे और आज वो कितने परसेंट पे रह गए? 6% पे। यानी कहाँ 14% और कहाँ 6%, एकदम हाफ हो गया।
एकदम हाफ हो गया और उससे कम जा रहा है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो अमेजन वर्षा वन है, अब ये जो गवर्नमेंट है इन पर पाबंदियाँ क्यों नहीं लगा रही, वो तो इंडिया का सिस्टम है, एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन अगर देखा जाए तो अमेजन वर्षा वन है, यहाँ पर सोयाबीन की खेती की जा रही है। किसकी? और चारागाह बनाए जा रहे हैं, चारागाह पशुओं के चरने के लिए। तो सोयाबीन की खेती करना जरूरी हो रहा है उनके लिए, न कि हम किसको बचाएं, अमेजन वर्षा वनों को। क्योंकि ये बात आपने पहले पढ़ ली, 20% ऑक्सीजन का कंटेंट तो अमेजन वर्षा वन ही करता है पूरे वर्ल्ड का, करता है ना। लेकिन अब इसकी भी कटाई शुरू हो गई तो कुछ नहीं बचेगा भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ नहीं बचेगा। आवासीय क्षति के अलावा प्रदूषण के कारण भी आवास में खंडन हुआ है, जिससे बहुत सी जातियों का जीवन को खतरा हुआ है। भाई ये प्रदूषण फैलाने वाला भी मानव ही है, कोई नहीं है। प्रदूषण फैलाने वाला भी कौन है? और प्रदूषण के कारण भी आवास में क्षति हुई है। यानी ये आप देख लो, ये जीव हैं, विभिन्न प्रकार के जीव प्रदूषण वाले इलाके में रहना पसंद ही नहीं करेंगे, इनको भी साफ सुथरा इलाका चाहिए। तो ज़्यादा प्रदूषण रहेगा तो ये मरना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, और एक तरीके से देखा जाए तो उस मूवी का मैं नाम ले रहा हूँ, और उस मूवी में मोटिवेशनल बात भी है, ठीक है, जो पिछले कुछ वर्षों पहले आई थी, और वो रोबोट वाली नहीं थी क्या, रोबोट सेकंड वाली थी ना, 2.0 जैसे कुछ थी वो, क्लियर। उसके अंदर हमें अगर देखा जाए तो ये देखने के लिए मिला कि वो जो होता है, जो नायक होता है, वो पक्षियों को लेकर बड़ा चिंतित होता है, पक्षियों को लेकर बड़ा चिंतित रहता है। और उसके जो पक्षी थे वो इसलिए मरना स्टार्ट हो गए, उस चीज़ का उसने विरोध भी किया, सरकार के पास भी पहुंचा। एक तरीके से फिल्म के अंदर बहुत कुछ दिखाया गया है, और सरकार के पास पहुंचा कि जितने भी जो ये रेडिएशन पैदा करने वाले जो टावर वगैरह लगे हुए हैं, इनको कम किया जाए, या ऐसे स्थानों पे लगा जाए जो बहुत क्राउड एरिया में नहीं रहे, क्योंकि इनसे पक्षियों को हानि होती है और पक्षियों की डाइवर्सिटी कम होती है। अब सोचने वाला ये बोलेगा, कॉमन सेंस की बात करें तो, यार पक्षी मरने से हमारी क्या दिक्कत है? भाई दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि परागण की क्रिया तो यही करवा रहे हैं, और परागण की क्रिया नहीं हुई तो प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। अतिदोहन ये काम भी मानव का ही है। किसका है? यानी जनसंख्या ओवर पॉपुलेशन हो गई। पहले सीमित चीजों में काम चल जाता था, गुजारा हो जाता था, अब सीमित चीजों में काम नहीं चल रहा, इसलिए उसने अतिदोहन करना स्टार्ट कर दिया। एक तो होता है कि भाई आवश्यकता अनुसार ले लो और उतना बाकी का छोड़ दो। ये अगर देखा जाए तो देखो, ये जो जितनी भी जनजातियों के बारे में आप पढ़ोगे, जो जंगलों में भी रहती है, ये पेड़ों की पूजा किया करती थी। किसकी पूजा किया करती थी? और जितने काटती थी उतनी रक्षा भी करती थी। तो ये क्योंकि उनको पता है उनका आश्रय जो है वो वही है, पेड़ों की सुरक्षा भी करती थी और उनको आवश्यकता अनुसार काटती थी। और एक होता है अति दोहन, जिनमें आवश्यकता से ज्यादा उनको काटा जा रहा है, तो ज्यादा काट दिया गया तो वो ग्रोथ जो है उनकी कम हो जाएगी। थोड़ा काटा गया तो साल 2 साल में वापस कंप्लीट कर लेंगे, इतना तो चलता है। लेकिन मानव ने उसका अति दोहन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संपदाओं का अतिदोहन करना प्रारंभ कर दिया। अतिदोहन से पिछले 500 वर्षों में बहुत सी जातियां लुप्त हो गई। इसमें स्टीलर, समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर, ये विलुप्ति हो गए हैं। पैसेंजर कबूतर वगैरह जो आपको देखने के लिए अब नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो, विदेशी जातियों का आक्रमण, इस बात को समझो आप, और ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। विदेशी जातियों के आक्रमण इंपॉर्टेंट है। विदेशी जातियों के आक्रमण की अगर हम बात करें तो जब बाहरी जातियों को अनजाने में या जानबूझकर किसी उद्देश्य से रिलेटेड, या फिर वैसे ही वो जातियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है,
तो हो सकता है वो जाति इतनी खतरनाक है कि वहाँ की स्थानीय जातियों को वो सफाया ही कर दे। जैसे आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल जो अब तक आ चुका है, बंगाल का आतंक, वाटर हाइसिंथ का आपने पढ़ा है। तो ये विदेश से लाई गई थी और सुंदर फूलों के कारण लाई गई थी ये जलकुंभी, लेकिन इसने तो उस काम ही उल्टा कर दिया। इसने क्या किया, जलाशयों को कवर कर लिया और वहाँ की ऑक्सीजन खींचना स्टार्ट कर दी, घुली हुई ऑक्सीजन, जिसके कारण जो मछलियाँ हैं और जो जलीय जीव मरना स्टार्ट हो गए। और कुल मिला के एक तरीके से ये त्रासदी फैलाई थी इसने। तो बाहर से लाया गया और यहाँ आके उन्होंने दिक्कत की। तो ये है विदेशी जातियों का आक्रमण। बाहर से ला रहे हो, लाए किसी पर्पज के लिए थे, लेकिन काम कोई दूसरा ही कर रही है। यहाँ पे एग्जाम्पल है 2-3 देखो। जब नील नदी में मछली नाइल पर्च को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया, यानी ये मछली थी जो नील नदी की थी और इसको विक्टोरिया झील में डाल दिया गया। अब विक्टोरिया झील के अंदर सिलचिड मछलियां होती हैं, तो इन नाइल पर्च ने सिडचिल मछलियों को मारना स्टार्ट कर दिया। ऐसी कंडीशन के कारण 200 से भी अधिक जातियां लुप्त हो गई। तो ये है विदेशी जातियों का आक्रमण। आगे अगर हम देखें, इसका नाम आपने आसान बहुत सुना होगा, गाजर घास, पार्थेनियम, लेंटाना, हाइसिंथिया आ गया आपका बंगाल का आतंक। ये बात क्या है, तो आप बहुत ही अच्छा उदाहरण दे सकते हो, बंगाल का आतंक। ये हाइसिंथ आ गया, वाटर हाइसिंथ, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये खरपतवार है, गाजर घास, लेंटाना, हाइसिंथ आक्रामक खरपतवार है और पर्यावरण को होने वाली क्षति और हमारी देशज जातियों के लिए पैदा हुए खतरे से अच्छी तरह से परिचित है। अगर हम इस बात को देखें तो ये जो लेंटाना है या गाजर घास है, ये बाहर से आई थी। यदि देखा जाए तो गाजर घास का तो रोल कुछ अलग ही था, ये गेहूं के साथ आ गई थी, ठीक है। और गेहूं के साथ आने पर यहाँ ग्रो कर गई, हमारे इंडिया में नहीं थी, ये बिल्कुल नहीं थी। अब ये इतनी खतरनाक है, इससे एलर्जी भी होती है गाजर घास से। क्या होती है, तो एक तो संवेदनशीलता प्रकट करती है, दूसरी आप किसी भी खरपतवार का जो रोल देखोगे वो ये होता है, क्योंकि खेतों से खरपतवार इसलिए उखाड़ दी जाती है क्योंकि जिस पौधे के पास वो लगी हुई है उस पौधे का पोषण लेना स्टार्ट कर देती है। तो हमें तो चाहिए उस पौधे की पैदावार, लेकिन ग्रोथ कौन कर रहा है, खरपतवार, और खरपतवार हमारे कोई काम की नहीं है, इसलिए ये नुकसानदेह है। तो बाहर से लाई हुई जातियाँ यहाँ की जातियों पर अटैक कर रही है, तो दिक्कत है। इसके अलावा अगर हम देखें, मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन क्लेरियस गेरीपाइनस मछली को हमारी नदियों में लाया गया, लेकिन ये मछलियां क्या कर रही थी, यहाँ की जो मूल मछली है कैटफिश, उसको खत्म कर रही थी, तो उनके लिए खतरा पैदा हो गया। सहविलुप्तता, अगर ये चीज आप देखो तो मान लो कोई जीव है और उस जीव के ऊपर कोई दूसरा जीव बैठ के रहता है, यानी उसको जीवन भर उसी से पोषण लेना है और वो उसको बदले में नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कुछ मछलियां जैसे पेट्रोमाइजन, ये मछलियां क्या करती है, बड़ी मछलियों के ऊपर बैठी रहती है। अब बड़ी मछली मरेगी ना, तो ये तो अपने आप ही मरेगी। समझ में आ गई बात। यानी साथ साथ विलुप्ति का मतलब यही हुआ कि अगर मान लो एक मछली है छोटी और बड़ी मछली के ऊपर रहती है, वहीं से अपना भोजन वगैरह ग्रहण करती है, तो अब बड़ी मछली को मार दो, छोटी को मारो ही मत। तो छोटी मछलियां तो उनको खाने के लिए मिलेगा ही नहीं, वो अपने आप मर जाएंगी। तो इसको कहेंगे सहविलुप्तता। क्या कहेंगे, साथ साथ विलुप्ति। जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु या पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती है। जब एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है तब उसके विशिष्ट परजीवियों का भी वही भविष्य होता है। यानी कोई मछली है और उसके ऊपर कोई परजीवी है, तो मछली मर गई तो परजीवी तो अपने आप मरेंगे, क्योंकि उनका कोई भविष्य नहीं है। उनका भविष्य क्या था, वो मछली तो थी कि उसी पे जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन वो है ही नहीं। तो विदेशी जातियों के आक्रमण से आपने बात सीख ली। इसके बाद में आपने ये देखा सहविलुप्तता, तो आप इसमें इस तरीके से बता दोगे, क्या बताओगे, कि जब कोई प्रपोषी मरता है तो उस पर रहने वाला परजीवी है वो उसके साथ साथ मर जाता है, तो दोनों जातियां विलुप्त हो गई। अच्छा, इसके उपयोग की हम बात करें तो जैव विविधता के संरक्षण के मुख्य कारण निम्न है। एक तो संकीर्ण रूप से और एक व्यापक रूप से।
देखो संकीर्ण रूप से हम क्या बोलेंगे, हमें वो आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं जो संकीर्ण है, छोटी है, अगर वो हमें नहीं मिली तो हम कोई विकल्प ढूंढ सकते हैं। क्लियर। और एक है व्यापक रूप से, तो ये व्यापक रूप से वो है कि इनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, बस वही है मेन, वो लेना ही पड़ेगा। संकीर्ण रूप से देखो आप, तो हमारे लिए जो जैव विविधता है, भोजन, रेशे, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, दवाइयाँ, रंग, कीटनाशक, गोंद, रेजिन्स आदि प्रदान करती है हमें। वर्तमान में 25,000 से भी अधिक पादप ऐसे हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाई गई है। यानी जो आज आप एलोपैथी को आप देखते हो, ये एलोपैथी आयुर्वेद से निकल के आई है, और आयुर्वेद जो है वो भारत की देन है। और भारत में आयुर्वेद से जो इलाज होता है उसके अंदर जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। तो जड़ी बूटियाँ आप भी जानते हो कहाँ से आएंगी, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहे तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, चिकित्सा की जो एक तरीके से जो पद्धति है वो भी डाउन होने लग जाएगी। व्यापक रूप से उपयोगी अगर देखा जाए तो इसमें आप बढ़िया एग्जाम्पल दे देना, अमेजन वाला। किसका दोगे? जिसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो ये बड़ा उपयोग है इसका। यानी मैं कहूँ आपको ऑक्सीजन के लिए कोई दूसरा विकल्प ढूंढ लो, तो है कि आपके पास कोई दूसरा विकल्प? भोजन के लिए तो ढूंढ लोगे आप कोई दूसरा विकल्प, लेकिन आपके लिए ऑक्सीजन का कोई दूसरा विकल्प है? और ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलेगी? डाइवर्सिटी से मिलेगी, यानी पेड़ पौधों से मिलेगी। अगर पेड़ पौधे चले गए तो ऑक्सीजन का कोई दूसरा विकल्प है हमारे पास? बिल्कुल नहीं है, ऑक्सीजन का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमारी प्राणवायु कौन सी है? ऑक्सीजन। इसलिए व्यापक रूप से बड़े स्तर से उपयोगी हैं कि इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ये ही काम आएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसी में देखो, पादपों में परागण की क्रिया हवा, पानी, कीट, पक्षी, चमगादड़ द्वारा होती है। और हवा, पानी, कीट, पक्षी, चमगादड़ जो है वो डाइवर्सिटी का हिस्सा है। हवा, पानी, कीट, पक्षी, चमगादड़ किसका हिस्सा है? डाइवर्सिटी का। अगर इनको ही खत्म कर दिया गया तो परागण की क्रिया भी बंद हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। ठीक है, अगर ये परागण नहीं करें तो फल, सब्जियां, अनाज कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई? क्लियर? ठीक है, आज के लिए इतना ही।